हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज 8 जनवरी 2023 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में करनी सेना परिवार के नेतृत्व में सर्व समाज के द्वारा एक जन आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में जो युवा हैं, भारी संख्या में जो जनता है वो वहाँ पर पहुँची है। पहले इस आंदोलन के लिए जो परमिशन थी वो निरस्त कर दी गई थी, बट चूंकि इसका प्रचुर मात्रा में विरोध किया गया करनी सेना परिवार के द्वारा, तो वापस से इसके लिए जो परमिशन है वो उन्हें मिल चुकी है और आज ये आंदोलन भोपाल में किया जा रहा है। इस आंदोलन में 21 मांगे हैं, टोटल शायद 22 मांगे हो चुकी हैं। तो मेन जो 21 मांगे हैं वो करनी सेना परिवार के द्वारा सरकार के सामने रखी गई हैं, जिन्हें वे चाहते हैं कि सरकार एक कैबिनेट मीटिंग करके प्रस्ताव लाकर इन सारी मांगों को माने, तभी यह आंदोलन को वो आगे सक्रिय न रखते हुए इसे समाप्त करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इन मेन 21 मांगों के बारे में कि ये क्या 21 मांगे हैं जिन्हें लेकर ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले चुका है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये है आपके सामने जो पर्सन है, ये जीवन सिंह शेरपुर है, जो कि पहले जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है उसके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे। बाद में जब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना एक मूल करके जो है इन दोनों का विलय हुआ, तो इन्हें इनके पद से हटा दिया गया। और अपने पद से हटने के बाद ही ये जो आंदोलन है जो इनके नेतृत्व में ही मेनली किया जा रहा है, इन्होंने उसे तब भी अड़िग रहकर आगे बढ़ाया और आज 8 जनवरी 2023 को यह आंदोलन भोपाल में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। यह आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनता वहाँ पहुँची है। तो यहाँ पे आप जो हुजूम देख रहे हैं, तो ये किसी एक धर्म पर्टिकुलर एक किसी ग्रुप के लोग नहीं हैं। ये सारे वे लोग हैं जो वाकई में मानते हैं कि ये जो मांगे हैं ये कहीं ना कहीं जनहित में है, कहीं ना कहीं समाज हित में है। और यहाँ पे भी आप जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एक और यहाँ पर भी उसी तरीके से आप पूरा माहौल देख सकते हैं किस तरीके से भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनता इकट्ठा हुई है। तो ये 1 2 4 5 लोग नहीं हैं, यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हैं, जिनमें से ज़्यादातर युवा हैं। जिनमें से ज़्यादातर यहाँ पर जो लोग पहुँचे वो युवा हैं, जो चाहते हैं कि आने वाले समय में जो उन्हें नौकरियाँ मिलती हैं, जो कंपटीशन वो फाइट करते हैं, उसके अंदर जो मापदंड हो वो सम हो, मतलब वो सभी के लिए समान हो। अब करनी सेना की जो 21 सूत्रीय मांगे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो पहली मांग जो उनके द्वारा रखी गई है वो ये है कि आरक्षण का आधार आर्थिक किया जाए, जिससे समाज के हर वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिल सके। एक बार आरक्षण मिलने पर दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावे। ये उसके अंदर ये कहना है कि जो आरक्षण का आधार है, जो अभी जातिगत है, उसे जातिगत रखने के बजाय उसे आर्थिक किया जाए, जिससे समाज के हर वर्ग के गरीब, चाहे वो जनरल कैटेगरी, हम ऐसा नहीं कह सकते एक समय, बिल्कुल एक समय था जब जो ऐसी जाति थी, जो अनुसूचित जाति जनजाति में लोग आते हैं, उनका शोषण हुआ होगा या किया गया होगा। बट आज समाज 75 साल के बाद भी, हमारे देश की आज़ादी के बाद भी, अगर हमें आरक्षण जाति के आधार पर ही देना पड़े तो क्या हमारे देश ने कोई तरक्की नहीं की? क्या हमारे देश में कोई समानता नहीं आई? क्या उन धड़ों का आज तक कोई विकास नहीं हुआ? तो बात यह है कि आरक्षण सभी को मिले, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे वो ओबीसी का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। तो मेन सबसे मांग है पहली वाली, वो ये है कि आरक्षण का आधार आर्थिक किया जाए, और एक बार अगर आरक्षण का लाभ किसी को मिल जाता है तो दूसरी बार उस व्यक्ति को, मतलब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम दी, उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, आपको वहाँ पर उस आरक्षण का लाभ मिला, चाहे वो आर्थिक आरक्षण की भी यहाँ पे बात हो रही है, तो मिलने के बाद कोई दूसरी एग्जाम देते हैं, उसमें सेम रिजर्वेशन का यूज़ करके उस व्यक्ति को वहाँ भी नौकरी मिल जाती है। तो वह व्यक्ति जिसे एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाए, उसे दूसरी बार आरक्षण का लाभ न दिया जाए, ये पहली मांग। दूसरी मांग, SC ST एक्ट में बिना जांच की गिरफ्तारी पर रोक लगे। देखिए,
हमारे देश में जो SC/ST एक्ट है या फिर जो SC/ST कमीशन है, आपने उनके बारे में देखा होगा कि SC/ST एक्ट में अगर इसे जिसे कहा जाता है एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट SC&ST जो होता है, अगर इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किए जाने का एक वो है इसके अंदर नियम कि भैया बिना जांच के भी उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है डायरेक्ट। तो ये भी कहा गया है कि भैया SC/ST एक्ट की तर्ज पर सामान्य पिछड़ा एक्ट भी बने जो सामान्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करे व कानूनी सहायता प्रदान करे। सामान्य वर्ग में भी कई लोग, कई इस तरीके के धड़े हैं जो आज भी पिछड़े वर्ग में आते हैं, मतलब सामान्य में पिछड़ा वर्ग, सामान्य जाति के कुछ लोग जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है, जो अभी भी बैकवर्ड है, काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो SC/ST एक्ट की तर्ज पे ये जो सामान्य पिछड़ा एक्ट है ये भी बनाया जाए, इस प्रकार के एक एक्ट का गठन किया जाए जिससे जो सामान्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके हितों की भी रक्षा करी जाए एवं उन्हें भी कानूनी सहायता प्रदान की जाए। जितना मजबूत SC/ST एक्ट बना हुआ है उसी प्रकार से ये एक एक्ट भी सभी लोगों के हितों के लिए बनाया जाए। तीसरी जो मांग है वो ये है कि EWS आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त कर 8 लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जावे। यहाँ पे एक बात समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति के पास मानिए पहले पैसा था या किसी व्यक्ति के पास पहले ज़मीन थी, उनके पास घर था, अगर उनके पास वो पहले घर है और बाद में किसी कारणवश वो व्यक्ति गरीब हो जाता है या उनकी संपत्ति कम हो जाती है या उनके पास एक घर ही रहता है, तो उस व्यक्ति को 8 लाख की जो आरक्षण की एक लिमिट बनाई है EWS कैटेगरी में कि भैया 8 लाख है वार्षिक आय, सिर्फ उसे ही एक वो माना जाए मापदंड। जमीन, घर, ये सब जो व्यक्ति के पास है भाई वो तो उसका बना हुआ है ना, उसके परिवार का, वो उन लोगों के पास क्रिएटेड है। घर को कोई आदमी बेचेगा तो है नहीं, घर में तो वो आदमी रहता ही है। तो एक जो है कि आरक्षण के लिए जो EWS की सीमा बनाई गई है उसको 8 लाख की वार्षिक आय ही रखा जाए कि किसी परिवार की जो वार्षिक आय है अगर वो 8 लाख से कम है तो उस व्यक्ति को EWS आरक्षण में आरक्षण प्रदान किया जाए, ये न देखते हुए कि उसके पास जो भूमि या जो भी मकान जमीन की जो भी बाध्यता है इसको समाप्त कर दिया जाए और सिर्फ इसी को 8 लाख की वार्षिक आय को ही एक आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जावे। जो चौथी मांग है वो ये है कि सभी भर्तियों में EWS के छात्रों को उम्र सीमा में छूट एवं छात्रवृत्ति भी प्रदान की जावे। देखिए कई, जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में जन आंदोलन हो रहा है, तो जो इसके विरोध कर रहे हैं इस आंदोलन में, उन लोगों का ये कहना है कि मानिए कोई एग्जाम थी जो 2019-20 में थी और वो पोस्टपोन हो गई, जैसे आप कह रहे PSC जो उस टाइम पे हुई थी उसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, तो उनका ये कहना है कि अगर इस एग्ज़ाम को वापस से रीशेड्यूल्ड किया जाता है तो जिन लोगों को इन सब चीज़ों की वजह से ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है इसके अंदर अगर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका तो उम्र तो नहीं रुकेगी। भैया एग्ज़ाम नहीं आ रही है इसका ये मतलब तो नहीं है कि किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी। तो ये जो उम्र की बाध्यता है इसमें जो EWS के छात्र हैं उन्हें भी जो उनकी उम्र सीमा होती है उसमें छूट प्रदान की जाए एवं उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाए सभी दूसरे पात्र लोगों की तरह। पांचवी जो मांग है वो ये है कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में पहली काउंसलिंग के बाद शेष बचे हुए EWS वर्ग के समस्त पदों को दूसरी काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ EWS वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाए। कि जो 2018 की प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती अभी भी चल रही है उसमें पहली काउंसलिंग के बाद जो भी शेष बचे हुए EWS वर्ग के समस्त पद हैं उनको दूसरी काउंसलिंग में EWS वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से ही भरा जाए, उसके अलावा किसी भी अभ्यर्थी को उसके अंतर्गत वहां पर जॉब न दी जाए। EWS के रिक्त पदों को इसी वर्ग से भरा जाए। जैसे बोला जाता है कि भाई SC/ST, जनरल, OBC 4 कैटेगरी होती है, तो जो जिसकी सीट है जो अगर EWS के लिए रिजर्व्ड है तो उन सीटों को EWS वालों से ही भरा जाए, उसके अलावा किसी के भी द्वारा उन पदों को न भरा जाए। अगला, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51,000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे व माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के वंचित विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के विषय में पदों में वृद्धि की जावे। तो जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 है उसके जो 51,000 पद हैं उन पर न्याय संगत तरीके से भर्ती की जानी चाहिए एवं जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 हैं उसमें जो वंचित विषय है
जैसे मातृभाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इन वाले जो विषय हैं इनके पदों में भी सरकार द्वारा वृद्धि की जाए। अगला है भर्ती कानून बनाए जाए, प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती निकाली जाए। भर्ती का एक कानून बनना चाहिए जिससे कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो पटवारी की भर्ती आई थी वो आई थी 2018-19 के आसपास। अब 5 सालों बाद वो जो सब बैकलॉग है या फिर जो भी भर्तियां हैं वो नई आई हैं। तो इस साल चुनाव है और इसी साल भर्तियां आई हैं, तो भर्तियां सिर्फ चुनावी जो साल है, चुनावी वर्ष है, उनके लिए ही उन्हें सेव करके ना रखा जाए। भैया जॉब की ज़रूरत सबको होती है। जॉब की ज़रूरत सिर्फ चुनाव वाले साल में जिस तरह पार्टियों को वोट की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत सिर्फ चुनावी वर्ष में नहीं होती, वह हर साल में होती है। तो जो भर्ती कानून है उसे एक बनाया जाए, प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती निकाली जाए और व्यापम के वर्तमान में जो 1 लाख के आसपास पद हैं, जैसे एसआई, पटवारी एवं अन्य विभागों में जो भी वहाँ पे रिक्त पद हैं उनके ऊपर शीघ्र भर्ती की जाए एवं भर्ती नहीं होने पर जो बेरोजगार हैं उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया जाए। अगली जो मांग है वो ये है, एमपीपीएससी की 2019, 20 और 21 की जो भर्तियां हैं उन्हें संवैधानिक रूप से पूर्ण किया जाए एवं ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है, ये ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के कारण कई बार जो अभी चुनाव भी टले थे, तो ये जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है इसे भी जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी परीक्षा या कोई भी भर्ती होने में अगर ये आरक्षण के मुद्दे के कारण उन भर्तियों को डिले किया जाता है, उनमें देरी की जाती है, तो वो पूर्ण रूप से गलत है। तो इस कारण भर्तियां तो निकाली ही जाए, एमपीपीएससी की 19, 20 और 21 की भर्तियां भी संवैधानिक रूप से की जाए, और उससे पहले ये जो मुद्दे चल रहे हैं जिनकी वजह से बार बार कोई भी एग्जाम, कोई भी भर्ती रोक दी जाती है, जैसे ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी उनमें से एक है, तो इस मुद्दे को भी सरकार के द्वारा जल्द से जल्द हल किया जाए। अगला है, केंद्र और राज्य की आने वाली सभी भर्तियों में सभी वर्गों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाए, क्योंकि एज फैक्टर सबसे बड़ा एज फैक्टर है। हर एग्जाम का एक फैक्टर होता है कि कोई एग्जाम है तो 21 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु और उसकी जो मैक्सिमम आयु है उसकी वो है 30 वर्ष। तो जो एक मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है, तो मैक्सिमम एज लिमिट में 3 साल की रियायत दी जाए, जिससे कि जो व्यक्ति इन समय में एग्जाम नहीं आने के कारण जिनकी उम्र आगे बढ़ चुकी है वो लोग भी समान रूप से, समान अधिकार से इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो सके। ठीक है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा दी गई 3 वर्ष की छूट की समय अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष की जाए। तो राज्य सरकार द्वारा ये जो 3 वर्ष की छूट की समय अवधि दी गई है उसे 1 वर्ष से बढ़ाकर उसे भी 2 वर्ष का किया जाए। अगला, अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों व कोरोना काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए। जो अतिथि शिक्षक, जो कि संविदा शिक्षक जिन्हें कहा जाता है, जो कि संविदा में जॉब करते हैं अतिथि के रूप में, वो लोग, रोजगार सहायक की जिन्होंने जॉब की थी, या फिर कोविड के टाइम पे जिन लोगों ने कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स बन के काम किया था, तो उस टाइम पे जिन लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर काम किया था लोगों को बचाने के लिए, तो उन स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए, उनका पूरी तरीके से उन्हें परमानेंट जॉब दी जाए। अगला, किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए। जो एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इंडिया में बोला जाता है, तो किसानों के हित के लिए जो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश है उन्हें लागू किया जाए, ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके। किसान की जो उपज होती है, किसान की जो फसल होती है, उनका उन्हें उचित दाम, उचित मूल्य मिल सके, एवं रासायनिक खादों की बढ़ती कीमत पर भी अंकुश लगाया जाए। आज के टाइम हम देख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो मतलब ये सब यूज़ किए जाते हैं, रासायनिक जो खाद वगैरह होती है जिनका उपयोग खेतों में किया जाता है, तो इन सब के जो भाव हैं वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की वो भी कर रहे हैं। तो इनकी बढ़ती कीमत पर भी अंकुश लगाया जा सके, जिससे कि जो किसान हैं वो आसानी से, उनके लिए इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो सके, और वो इन खादों का उपयोग करके, इन चीज़ों का उपयोग करके, ये जो सुविधाएं जो स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा उनके लिए सिफारिश की गई है, उन सब का उपयोग करके जो देश का किसान है, जो राज्य का किसान है, जो एक गरीब किसान है, हर किसान अपनी तरक्की कर सके। अगला है, प्रदेश के कई क्षेत्रों के किसान परेशान हैं, इसमें निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जाए।
कई बार हम देखते हैं देश में, सिर्फ हमारे राज्य में ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही नहीं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ किसान बोझ तले या फिर उनकी फसल खराब हो जाने के कारण, या जिसे कह सकते हैं आप, या तो अल्पवृष्टि हो जाए या ओलावृष्टि हो जाए, किसी भी कारण, मतलब अधिक बारिश, कम बारिश, किसी भी वजह से अगर उनकी फसलें खराब होती है तो कई गरीब किसान ऐसे रहते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में जहाँ पे किसान परेशान हैं, उन्हें उनसे निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जावे। अगला है, खाद्यान्न रोजमर्रा की चीज़ों को जीएसटी से मुक्त किया जाए तथा बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जाए। हम सब देख रहे हैं कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ता जा रहा है, हमारे देश में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो रही है, और जो खाद्यान्नों के भाव हैं उन पर भी जीएसटी सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। तो खाद्यान्न जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, जो कि लोगों के डेली यूज़ में आती है, उसमें जो खाद्य पदार्थ आते हैं उन्हें जीएसटी से मुक्त किया जाए एवं बढ़ती महंगाई पर भी लगाम लगाई जाए। अगला, क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास में छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए, इतिहास संरक्षण समिति बनाई जाए ताकि समाज में आपसी सामंजस्य बना रहे। देखिए, ये एक सबसे, आप कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट मुद्दा क्यों हो सकता है, क्योंकि कई कई जगह पर, जैसे हमने देखा था कि कई जगह पर कोर्स में कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जाती है जो विवादित होती है। तो इसलिए, क्योंकि करनी सेना परिवार, जो करनी सेना ग्रुप है, वो राजपूतों एवं क्षत्रियों के द्वारा स्थापित किया गया एक ग्रुप है, तो उनके द्वारा एक ये भी मांग है कि जो क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास में अगर कोई भी छेड़छाड़ होती है, अगर किसी भी चीज़ को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे रोका जाए एवं एक इतिहास संरक्षण समिति बनाई जाए ताकि समाज में आपस में सामंजस्य बना रहे। देखिए, कई बार ये सब जो चीज़ें होती है, इन्हीं से धार्मिक सौहार्द बिगड़ता है, और कई बार ये धार्मिक सौहार्द बिगड़ने के कारण उपद्रव एवं हिंसा की स्थिति बनती है। तो अगर किसी भी तरीके से एक इतिहास संरक्षण समिति इस प्रकार से बना दी जाए जो कि इस चीज़ का ध्यान रखे कि किसी भी पर्टिकुलर समाज, किसी भी पर्टिकुलर धर्म के जो महापुरुष हैं, जिनमें सारे महापुरुष क्षत्रिय धर्म के एवं सभी धर्मों के इन्वॉल्व हैं, तो उन लोगों के इतिहास से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ किए बिना जिस प्रकार से उनका इतिहास जो रियल है उसे उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, उसमें कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। अगली जो मांग है वो है, सवर्ण आयोग की कार्य प्रणाली में सुधार कर उसे क्रियाशील बनाए जावे। जो सवर्ण लोगों के लिए आयोग है, उसकी कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए एवं उसे क्रियाशील बनाया जाए, उसे शिथिल न रखा जाए, उसे भी वो ताकत दी जाए, उसे भी वो पावर दी जाए कि वो सवर्ण समाज के उत्थान के लिए काम कर सके। नेक्स्ट है, राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश, जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है। तो जैसे जो रिटायरमेंट आयु है वो 60 वर्ष होती है, तो राज्य कर्मचारी आयोग की जो नई सिफारिशें आई हैं उसमें यह कहा गया है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया जाए। तो किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जाए। भैया, अगर जगह खाली होगी तो ही नए व्यक्ति को जॉब मिलेगी, और इस प्रकार अगर बार बार से रिटायरमेंट की एज बढ़ती रही तो जो व्यक्ति जॉब करना चाहता है, तो जॉब करने के लिए अगर वहाँ पे पोजीशन ही नहीं होगी तो उस व्यक्ति को जॉब किस प्रकार से प्राप्त होगी, ये भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। तो इसमें एक ये भी चीज़ की गई है कि जो आयु है रिटायरमेंट की, उसे बार बार ना बढ़ाया जाए, उसे एक स्थिर कर दिया जाए, जिस आयु के बाद रिटायरमेंट की एज को आगे जाके मॉडिफिकेशन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। अगला है, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए व सरकारी गौशालाओं के स्तर में सुधार करें। सबसे पहले जो गाय हैं, जो गौ माता है, उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। इससे जो गाय की किलिंग होती है, जो काऊ किलिंग होती है, जो उन्हें मार दिया जाता है, उसे भी रोका जाएगा। अगर उन्हें राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा, जैसे मोर है तो राष्ट्र पक्षी है तो उसे मारना एक कानूनन अपराध है, उसी तरीके से जो गाय हैं अगर उसे भी राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया जाए तो उन्हें मारना भी एक कानूनन जुर्म हो जाएगा, जिससे कि इसके जो गायों के कत्ल होते हैं, जो गायों को मारा जाता है, उस पर रोकथाम होगी। एवं सरकार गौशालाओं के स्तर में सुधार करे। जो सरकारी गौशालाएं हैं, जो गौशालाएं हैं जहाँ पे गायों को रखा जाता है, जहाँ पे उनका संरक्षण किया जाता है, उनके स्तर में सुधार किया जाए। एवं गोबर व गौमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था करें ताकि गौ पालन से रोजगार के अवसर भी बढ़े। देखिए, गोबर से कंडे बनते हैं, गोबर से कई प्रकार का फ्यूल जनरेट हो सकता है, एवं गौमूत्र को भी कई लोग इतना पवित्र मानते हैं कि उसका उपयोग कई मेडिसिनल उसमें भी किया जाता है एस्पेक्ट में। तो सरकार से ये भी है कि भैया इस तरीके से अगर वो इनको खरीदने की कोई व्यवस्था कर ली जाए
तो गो पालन जो है उसमें भी रोजगार के अवसर जो है जो बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है पद्मावत फिल्म के विरोध में दर्ज प्रकरण वापस लिए जाएं। राजपूत करनी सेना जब एकदम फेम में आई थी तो वो जो फेम में आने का, उनका न्यूज़ में आने का जो एकदम उनको एक प्रचुर, आप कह सकते हैं कि फेम मिली थी, वो प्रचुर भरपूर जो फेम मिली थी जब उन्होंने पद्मावत जो मूवी थी उसका भरपूर विरोध किया था। तो उनका ये कहना है कि इस पद्मावत फिल्म के विरोध में जो प्रकरण दर्ज किए गए उन्हें वापस लिया जाए एवं मध्य प्रदेश की भर्तियों में यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता दी जावे, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा सीमित हो। आज आप देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर कई दूसरे राज्यों से लोग आकर यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं या पर यहाँ पर सरकारी जॉब कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे न तो कोई भाषा का मापदंड है, हमारे यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। हिंदी या चाहे टूटी हो चाहे फूटी हो, किसी न किसी व्यक्ति बोल ही लेता है। अगर हम चाहें कि हम महाराष्ट्र में जाके जॉब करें तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कितना ज़्यादा एक तरीके से रेडिकलाइजेशन है मराठी लोगों को लेकर कि अगर किसी व्यक्ति को मराठी बोलना नहीं आती है तो उस व्यक्ति को वहाँ जॉब करना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर यही व्यक्ति तमिलनाडु जाता है तो उसे तमिल आनी चाहिए, अगर केरल जाता है या कहीं और जाता है तो उसे कन्नड़ आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए। बट हमारे राज्य में मध्य प्रदेश में कोई लैंग्वेज का बैरियर जो है ही नहीं, तो आदमी कहीं से भी आकर हमारे यहाँ पर नौकरी करने लगता है, जिससे कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। तो ये एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मध्य प्रदेश की भर्तियों में यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए एवं अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा सीमित किया जाए। कोटा सीमित करने का मतलब ये है कि हमारे राज्य में जैसे जिस प्रकार है कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि MHCET करके एक महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक एग्ज़ाम होती है वहाँ के लॉ कॉलेज में एडमिशन्स के लिए, तो वहाँ पे जो 80% सीट है वो महाराष्ट्र के जो मूल निवासी है, जो महाराष्ट्र के रेसिडेंट्स है, जो वहाँ के बच्चे हैं, उनके लिए रिजर्व्ड है। तो उसी प्रकार से हमारे राज्य में भी, मध्य प्रदेश में भी जो रोजगार है उसमें कोटा सीमित किया जाए कि इतने % ही बाहर के राज्य से आने वाले लोगों को सिर्फ नौकरी दी जाएगी और हमारे राज्य के जो युवा हैं उन्हें रोजगार में ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। जो 20वीं मांग है वो ये है कि कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उन्हें उसके साथ अधिकार व सुविधा भी दी जावे। कर्मचारियों को पेंशन पुनः चालू की जाए, जो कर्मचारियों को पदोन्नति मिलती है उसके साथ उन्हें अधिकार और सुविधा भी दी जाए जो भी वो डिजर्व करते हैं। कर्मचारियों की पेंशन फिर से चालू की जाए और पुलिस विभाग में आरक्षकों की जो वेतन विसंगति है उसे दूर कर 2400 का ग्रेड पे 2400 का ग्रेड पे लागू किया जाए। तो यहाँ पर जो मांग है वो ये है कि पदोन्नति में अगर किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति होती है, किसी भी कर्मचारी की, तो पदोन्नति के साथ ही उसे जो सुविधा एवं अधिकार मिलने चाहिए वो उसे पूर्ण रूप से प्रदान किए जाएं। कर्मचारियों की पेंशन जो है वो फिर से चालू हो, जो बंद की जा चुकी है सरकार के द्वारा कई क्षेत्रों में अगर तो। एवं पुलिस विभाग में जो आरक्षक है, तो आरक्षक आपने देखा होगा जो बेचारे सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो उन आरक्षकों की जो वेतन विसंगति है, जो उनके साथ जो एक आप कह सकते हैं कि उन्हें जिस प्रकार से जितना वो कार्य करते हैं उस हिसाब से जो उनका वेतनमान है वो काफ़ी कम है, तो इस वेतन विसंगति को दूर कर उनका ग्रेड पे जो है वो 2400 करके लागू किया जाए। एवं जो 21वीं मांग है वो ये है कि सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों की भांति किया जाए ताकि छात्र प्राइवेट स्कूलों की तरफ न भागें। तो अगर सरकारी स्कूल की कार्यप्रणाली सुधारी जाए, वहाँ की शिक्षा का स्तर अच्छा किया जाए, वहाँ पे पढ़ाने वाले शिक्षकों को अच्छे शिक्षकों की भर्ती की जाए, तो उससे जो छात्र हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागने के बजाय अगर वो सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो इससे न सिर्फ कई गरीब परिवार एवं गरीब बच्चों की अच्छे से शिक्षा मिल पाएगी, बल्कि शिक्षा का स्तर भी सुधर पाएगा। और प्राइवेट स्कूलों के फीस जो कि वो मनमाने ढंग से बढ़ाते हैं उस पर भी नियंत्रण करने के लिए एक समिति बनाई जाए। तो ये वो कुछ इम्पोर्टेंट 21 मांगे थी जो कि करणी सेना के द्वारा रखी गई है। और इन 21 मांगों के अंदर हम देख सकते हैं कि इन मांगों के अंदर कहीं भी किसी भी धर्म को लेके या जाति को लेके कोई मांग नहीं है। सारी मांगे ऐसी है जो न्याय संगत हम कह सकते हैं। अगर किसी सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर या अच्छे शिक्षक होते हैं या वहाँ की सुविधाएं अच्छी होती है तो वहाँ सिर्फ कोई एक धर्म का बच्चा नहीं पढ़ेगा, वहाँ सारे बच्चे पढ़ेंगे जो सर्व समाज के होंगे, सभी धर्मों के होंगे। और अगर कोई कांस्टेबल है, अगर उसका 2400 ग्रेड पे होगा तो वो कोई एक धर्म का नहीं होगा, वो सभी धर्म के होंगे वहाँ पे जो कांस्टेबल होते हैं, जो आरक्षक होते हैं। तो सभी जो मांगे हैं
उनके अंदर कुछ मांगे लोगों को लग सकता है कि ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, बट फिर भी इन मांगों में ज़्यादातर मांगे जो हैं वो न्याय संगत है, जो कि सभी के हित के लिए होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।